ये नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 117 निकालो। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये पकड़ो किताब, इधर ले आओ। यार एक बंदा जो अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा हो, एक बंदा जो अपना बिजनेस क्या कर रहा हो, डिसकंटिन्यू कर रहा हो। ये है 2008, 31 जनवरी 2008 को हमने दुकान बंद कर दी। 31 जनवरी 2008 को हमने दुकान क्या कर दी? अगर हमने 31 जनवरी 2008 को दुकान बंद कर दी तो पहली लाइन पढ़ के बताओ कि कमिश्नर को कब तक बताएं? कब तक मैं पूछ रहा हूं, इधर लाओ। अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस within 15 days of discontinuance. Shall give commissioner a notice within 15 days of discontinuance. इसका मतलब बताओ। दुकान बंद करने के हाँ, बंद करने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर बताएं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नोट करो और लिखो। गिव नोटिस to commissioner, taxpayer should give notice to commissioner by 15 फरवरी 2008। 15 फरवरी 2008 तक ये बता दे कि दुकान क्या करनी है मोहतरम, मैंने बंद कर दी है। चलें इधर आ जाओ। अ पर्सन, पहले दूरी रखो यार, नोट कर लेंगे। अब इधर ले आओ। तो क्या रूल है जी? अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस shall give commissioner a notice within 15 days of discontinuance। थोड़ा सा फॉन्ट साइज जरा कम है, इस पे गुदाला चलाएं। तो डिसकंटिन्यूएंस के 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो दे देना। अपनी किताबों पे देखें आप। अच्छा, द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, जो बंदा बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? नोटिस दे देना काफी है कि मैंने बिजनेस बंद कर लिया है, या 7 महीने की रिटर्न अलोंग विद उसका टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा। 7 महीने की जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 महीने की रिटर्न जमा कराएगा अलोंग विद 7 महीने का टैक्स। पढ़ो। द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल हिमसेल्फ और ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर। अब वो खुद ही रिटर्न जमा करा दे या कमिश्नर उसको कहेगा यार वो तूने मुझे बताया था कारोबार बंद हो गया तो जल्दी आ, रिटर्न तो जमा करा दे। द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल हिमसेल्फ और ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर बाय नोटिस। कमिश्नर फिर नोटिस देके याद करा देगा, यार वो तुझे याद है, तू मुझे कह के गया था बिजनेस मैंने बंद कर दिया। आपने कहा हाँ, तो यार वो तेरी रिटर्न नहीं आई अभी तक। तो अब टैक्स पेयर को खुद ही एहसास हो जाना चाहिए मैंने रिटर्न जमा करानी है, या फिर कमिश्नर उसे याद करा देगा यार वो रिटर्न जमा करा दे जल्दी से आके। The person discontinuing a business shall himself खुद or on being required by commissioner by notice furnish a return. The period of return will start from the first day of tax year. Period return का मोहतरम कब से start होगा? From the first day of tax year. The period of return will start from the first day of tax year of discontinuance, year of discontinuance, and will end on the date of discontinuance. बताओ, what is the starting date? यकम जुलाई 8, यकम जुलाई 7। रिटर्न कितने अरसे की जमा कराएगा, पहले ये लिख लो।
इतने अरसे की रिटर्न फाइल करेगा। पहले इतना लिख लो, फिर मैं दोबारा पढ़ाता हूं। ठीक है, आप पढ़ो। द पीरियड ऑफ रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। फर्स्ट डे यकम जुलाई 7 एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ, रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। अच्छा ये लाइट चली गई थी, कोई नहीं अभी नजर आ जाएगा, आप पढ़ो किताब से। एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। डिसकंटिन्यूएंस की डेट बताओ। 31 जनवरी 2008। ओके, बाकी ठीक है, नजर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, आप उस पे अपनी किताब पे देखें। दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर। देखना, दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर। ये अरसा कौन सा साल समझा जाएगा? ना नॉर्मल, ना स्पेशल, ना ट्रांजिशनल। दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ, बोलो बोलो, सेपरेट टैक्स ईयर। ये पीरियड सेपरेट टैक्स ईयर होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलें जी, सबसेक्शन 3 में आ जाएं। सबसेक्शन 3 में लिखो बुरा बच्चा। सबसेक्शन 3 में लिखो बुरा बच्चा। बुरा बच्चा कौन है? इधर देखो। अच्छा बच्चा कौन था? जिसने नोटिस दे दिया था 15 फरवरी तक, भाईजान मेरी दुकान बंद हो गई है, कमिश्नर भाई मेरी दुकान बंद हो गई है। ये अच्छा बच्चा था। बुरा बच्चा कौन होगा? जो दुकान बंद होने का नोटिस ही ना दे, यानी दुकान बंद कर ले और 15 दिनों के अंदर बताई ना कि मेरी दुकान बंद हो गई है। ये कौन होगा? बुरा बच्चा होगा। अब पढ़ो। सबसेक्शन 3, if a taxpayer does not give notice of discontinuance, तो लीडर लिख लो बुरा बच्चा, बुरा बच्चा। If a taxpayer does not give notice of discontinuance and commissioner has grounds to believe, इसका क्या मतलब होता है? He has grounds to believe, यानी कमिश्नर को पता चल गया, कमिश्नर को पता चल गया है that a business has been discontinued, बिजनेस बंद हो चुका है और टैक्सपेयर इज लाइकली टू डिसकंटिन्यू बिजनेस। बंद करने वाले, ये कैसे पता चलता है बंद करने वाला है? हाँ, दुकानदार की हरकतों से। आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाके कहते हो समोसा दो, वो आपको समोसे के चटनी शटनी जबरदस्त डाल के देता है। दूसरे दिन फिर जाते हो, फिर कहते हो समोसा दो, आप कहते हो लाल वाली चटनी मीठी डाल के दो, वो कहते हैं नहीं यार कोई नहीं यार। फिर अगले दिन जाते हो, फिर लाल वाली चटनी, और नहीं यार चटनी चटनी कोई नहीं देते हम, जाओ। आपको पता है यार इसकी हरकतें आप कुछ ऐसी लग रही हैं, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहे, कोई और भी नहीं हो रहा, कुछ वो लिफ्ट भी नहीं कराता दुकानदार, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गिर गई है, और कहते हो यार ये तो बस पता चल जाता है दुकानें वाइंड अप कर रही हैं। दुकान पे जाके नजर मारते हो सामान बस बहुत कम, आप कहते हो क्या यार, वो कहते हैं बस ये सामान बेच रहा हूं मैं। तो अगर कमिश्नर को पता चल जाए कि उसने कारोबार बंद कर लिया है या करने वाला है, ही मे सर्व अ नोटिस टू फर्निश द रिटर्न। नोटिस कौन भेजेगा? कमिश्नर। किसको? टैक्स पेयर को। टू फर्निश द रिटर्न। ही से मुराद लिखो ना, ही से मुराद कमिश्नर। कमिश्नर में सर्व नोटिस टू फर्निश द रिटर्न। तो सजा क्या है यार? कोई लंबी चौड़ी सजा नहीं है, उसको बस एक नोटिस भेज दें कि भाई रिटर्न जमा करा तू। कमिश्नर विल नोटिफाई द पीरियड फॉर विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड। पीरियड फॉर विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड। देखो, कमिश्नर अरसा बताएगा कितने अरसे के रिटर्न जमा कराओ। 7 महीने की सूरत में ना कमिश्नर अरसा बताएगा। अब आप कह रहे हो कमिश्नर को कैसे इल्हाम होगा कब बंद हुआ? उसे जाके पूछ लेगा दाएं बाएं।
तो कमिश्नर रास्ता बता देगा इतने महीने की रिटर्न जमा कराओ। क्या कंफ्यूजन आ रही है जहन में? तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में मतलब वो कमिश्नर नहीं बताएगा। वो मैं बताता हूँ, फर्स्ट 2 पॉइंट्स की तरफ मैं आता हूँ। चलो जी, फर्स्ट 2 पॉइंट्स की तरफ वापस आ जाओ। फर्स्ट 2 पॉइंट्स दोबारा पढ़ते हैं जी। एक बंदा जो कारोबार बंद कर रहा है, कमिश्नर को 15 दिन के अंदर अंदर बता दे, 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 12वें दिन बता दे, 13वें दिन बता दे। जो बंदा कारोबार बंद कर ले तो वो खुद अच्छा बच्चा बन के या कमिश्नर के रिमाइंड कराने पे रिटर्न जमा करा दे, क्योंकि कमिश्नर को एक चीज तो वो बता चुके हैं ना कि मेरा कारोबार क्या हो गया, बंद हो गया। तो खुद ही रिटर्न जमा करा दे या कमिश्नर के हल्के से रिमाइंडर भेजने पे रिटर्न जमा करा दे। दिस रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअंस। तो डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअंस तो इसने यहां कम्युनिकेट कर दी होगी, तो फिर वो डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअंस तक की रिटर्न जमा करा दे। और बस ये सेपरेट टैक्स ईयर है। और अगर पेपर में सवाल आ जाए टैक्स पेयर की क्या जिम्मेदारी है, टैक्स पेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 1 और 2 लिख के आ जाना। और अगर पेपर में सवाल आ जाए कि टैक्स पेयर ने बताया नहीं अब कमिश्नर क्या करे, तो 3 लिख के आ जाना। तो 1 और 2 की हेडिंग दे दो, टैक्स पेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 और 2 की हेडिंग, टैक्स पेयर शुड कंप्लाई विद। टैक्स पेयर को ये चीजें करनी चाहिए। टैक्स पेयर शुड कंप्लाई विद पॉइंट 1 एंड 2। 3 की हेडिंग क्या बनेगी, इफ टीपी, टीपी कौन है, इफ टैक्स पेयर डू नॉट कंप्लाई, यानी कि वो नहीं बताता, इफ टैक्स पेयर डू नॉट कंप्लाई तो कमिश्नर की पावर, तो कमिश्नर की पावर क्या है, क्लियर। इफ टैक्स पेयर डू नॉट कंप्लाई देन कमिश्नर्स पावर, तो कमिश्नर की पावर क्या है। क्लियर, चलें जी। A return furnished here shall be treated as deemed assessed। डीम्ड असेस्ड हम पढ़ेंगे सेक्शन 120 में, अभी समझ नहीं आ सकता, बहुत सॉरी, ये भी पेंडिंग है, माजरत के साथ भाई, ये भी पेंडिंग चला गया। डीम्ड असेस्ड हम किस सेक्शन में पढ़ेंगे, 120 में, 120 में डीम्ड असेस्ड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 120 में। तो इसलिए पॉइंट 4 को अभी मैं फिर किस पे डाल रहा हूं, पेंडिंग पे। अच्छा यार, अब हमारी मेन डिस्कशन शुरू होने लगी है, इसलिए ना बड़ा अटेंटिव हो जाओ। आपने ना कुछ अभी नोट नहीं करना, आपने सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते रहना। किधर यार डस्टर, क्या इस रूम में डस्टर मौजूद है, डस्टर नाम की कोई चीज मौजूद है, ये तो अच्छा यार, जरा बड़ी गौर से समझना बात। एक बंदा कहता है यार मेरा टैक्स ईयर 1 जुलाई 19 को शुरू हुआ है और 30 जून 20 को मेरा साल खत्म हो गया। इसके अच्छा, 1 जुलाई 19 को शुरू होके मेरा साल 30 जून 20 को खत्म हो गया, एक टैक्स पेयर ये कहता है। तो मुझे बताओ यार कि इसने रिटर्न कब जमा करानी है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 30 जून जिसका साल एंड हो रहा हो, इसने रिटर्न कब जमा करानी है, 30 सितंबर। यानी इसके पास कितना अरसा है रिटर्न बनाने के लिए, 3 महीने। 30 सितंबर 20 तक हुकूमत के पास चला जाए और अपनी रिटर्न जमा करवा दे, क्लियर। अच्छा यार ये महीने कौन से हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून।
अच्छा यार, एक शहजादा है, कौन है? एक शहजादा है, वो कहते हैं यार मेरा तो स्पेशल टैक्स ईयर है, मेरा तो नहीं 30 जून को एंड हुआ, मेरा तो 31 मार्च को एंड हुआ है। अब ये मैं एंडिंग डेट पे सर्कल लगा रहा हूं, इस बंदे का तो 30 जून को हो रहा था, लेकिन ये मिस्टर ए था। मिस्टर बी कहता है ओ भाई मेरा साल 31 मार्च को एंड हो रहा है, फिर शुरू शायद कहीं यहां हुआ हो, तो शुरू की डेट से मुझे कंसर्न नहीं, मैं एंडिंग डेट पे सर्कल लगा रहा हूं। एक बंदा आके छलांग मार के कहता है मेरा टैक्स ईयर 31 मार्च को एंड हुआ है, मैंने इजाजत ली हुई है, मेरा स्पेशल टैक्स ईयर है, मैं कब रिटर्न जमा कराऊं? लॉ मेकर कहता है यार रिटर्न जमा कराने की एक ही तारीख है, 30 सितंबर 20। इसका मतलब है मुझे 6 महीने मिल जाएंगे रिटर्न बनाने के लिए। हाँ हाँ 6 महीने आराम से रिटर्न बना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। समझ आ गई बात? एक बंदा कहता है यार मैंने तो हुकूमत से इजाजत ली हुई है, मेरा तो ईयर यहां पे कहीं शुरू हुआ था और 31 दिसंबर को मेरा साल खत्म हो गया, मैं कब रिटर्न जमा कराऊं? मुझे बताओ। यार 30 सितंबर को आया कर, वो जो जून आ रहा है ना, जून के बाद जो 30 सितंबर आना है तब आ जी। कोई 9 महीने मिल रहे हैं मुझे रिटर्न बनाने के लिए। हाँ हाँ 9 महीने में रिटर्न बना आराम से तसल्ली से, कोई मसला नहीं। बट ठीक है यार, किस्मत है इन लोगों की। लॉ में कहना ना डेट से सेम रखी हुई है, बस 30 सितंबर को एफबीआर वाले इंतजार कर रहे होते हैं कि लोग रिटर्न जमा कराने आएंगे। एक बंदा कहता है कि मेरा 30 सितंबर, ये भी 30 सितंबर की डेट ही लगी ली है। एक बंदा कहता है मेरा 30 सितंबर को साल खत्म हो गया है, स्पेशल टैक्स ईयर था 30 सितंबर को खत्म हो गया है, मैं कब आऊं? लॉ मेकर कहते हैं वो जो 30 जून अभी आ रहा है ना, उन्होंने कहा ओ वो वाला, कहा हाँ वो वाला 30 जून, उसके बाद जो सितंबर आ रहा है ना उस दिन आ जाना। इसने कहा आज ही रिटर्न जमा ना करा दूं, मैंने कहा तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, 30 सितंबर को तुम्हारा साल एंड हो रहा है, 30 सितंबर को रिटर्न, ये वो पुराने वाले आ रहे हैं लोग, 30 सितंबर को तो पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। एक बंदा कहते हैं मेरा 31 जुलाई को स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है, मैं कब आऊं? लॉ में करने का तुम्हें एक तो 30 सितंबर अभी आ रहा है, 2 महीने में रिटर्न बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए बनाना, 3 महीने तो मैं आमतौर पे लोगों को देता हूं, तुम 14 महीने में ना आ जाओ, टाइम निकाल के आ जाना, बस 30 सितंबर 20 तक आ जाना, पर रिटर्न लेके आ जाना बस तुम। तो भाई हमारा जब भी ईयर एंड होना, हमने देखना है इसके बाद फौरन 30 जून कौन सा आ रहा है, नॉर्मल वाला हमारा स्पेशल ईयर होगा। अगर हमारा स्पेशल ईयर है तो हमने देखना है फौरन 30 जून इसके बाद कौन सा वाला आ रहा है, उसके बाद 3 महीने हमने उंगलियों पे गिन लेने हैं, वो हमारे रिटर्न जमा कराने की तारीख होगी। देखो ना हमारा स्पेशल ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो मैं देखूं इसके बाद कौन सा जून आ रहा है, वो 30 जून आ रहा है 20, तो उसके बाद 3 महीने में ले लूं। मेरा 30 सितंबर है ईयर एंड, इसके बाद नजर मारूं जैसे ही जून आए ना तो उसके बाद 3 महीने ले लूं। फिर मेरा ईयर है 31 जुलाई को एंड हुआ, 31 जुलाई, ये जुलाई का पहला दिन है, जुलाई का आखिरी दिन 31 जुलाई, 31 जुलाई को मेरा ईयर एंड हुआ, तो मैं क्या करूं? मैं नजर मारूं कि यार 30 जून कब आ रहा है, वो तो बड़ी लेट आ रहा है 30 जून, उसके बाद 3 महीने में और ले लूं। बहरहाल ये कितना अरसा लूं इस चक्कर में नहीं पड़ना था, डेट याद कर लो, 30 सितंबर 20 है रिटर्न जमा कराने की तारीख हर किस्म के बंदे के लिए। क्लियर? अब इधर आओ, सेक्शन 118 में पढ़ाने लगा हूं। कौन सा सेक्शन? 118 में 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो। ये डायग्राम बुक में बनी हुई नजर आ रही है। बिलो इज अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द रिटर्न फाइलिंग डिपेंडिंग अपॉन टैक्स ईयर एंड एट डिफरेंट डेट्स। 30 जून वाले ने 30 सितंबर को आने, एग्जैक्ट ये डायग्राम बनाई हुई है मैंने बुक में, नजर आ रही है, डिम तो नहीं है। 31 मार्च वाले ने भी 30 सितंबर को आने, दिसंबर वाले ने भी, सितंबर वाले ने भी, जुलाई वाले ने भी, सबने कब आने? क्लियर? पढ़ लो सबसेक्शन 3। फॉलोइंग इज द शेड्यूल फॉर रिमेनिंग पर्सन। रिमेनिंग पर्सन से मुराद ना इंडिविजुअल एओपी लिख लो, मैं भी बताता हूं क्यों, क्योंकि ऊपर कंपनी का जिक्र है। फॉलोइंग इज द शेड्यूल फॉर रिमेनिंग पर्सन, इंडिविजुअल एओपीज। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। यार ये वाली लाइन छोड़ो, पहली, दूसरी पढ़ो। रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल और
AOP। ये मैं अगले सफे पे हूँ किताब के। रिटर्न ऑफ इनकम कौन सा पेज है? 314। रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल और AOP ऑन और बिफोर 30 सितंबर। आगे ना पढ़ो, फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो परे। ऑन और बिफोर 30 सितंबर को आ जाओ, 29 को आ जाओ, 28 सितंबर को आ जाओ यार, 2 दिन पहले आ जाओ। मैं 30 सितंबर आखिरी तारीख है। बिजली का बिल क्या होता है? उसी दिन जमा करा दो या उससे 1-2 दिन पहले जमा करा दो, वो तो कोई मसला नहीं। ऑन और बिफोर 30। आगे ना पढ़ो, ऐसे ही थोड़ी इंग्लिश की मार मारी हुई, छोड़ो उसको, आगे मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। तो बता दो इंडिविजुअल्स के लिए क्या तारीख है? 30 सितंबर। अभी मैं आपको कुछ सिनेरियोस देने लगा हूं, फिर उसमें आप जब इंडल्ज होगे तो इंशाल्लाह बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आप पहले ऐसा करते हैं, सिनेरियोस करने से पहले कंपनीज के बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? कंपनीज के बारे में, कंपनीज की रिटर्न फाइल करने की क्या तारीख है? अच्छा जी, इधर देखो, ये काम जुलाई 19 और 30 जून 20। यार एक कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड है 30 जून 20। लॉ मेकर कहता है यार तुम ऐसा करो, अल्लाह अकबर, तुम 31 दिसंबर 20 तक आ जाओ। कोई कंपनीज के लिए 6 महीने हैं आम हालात में। अभी स्पेशल ईयर तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। कंपनीज के लिए कितने महीने होते हैं? कंपनी की रिटर्न बनाने में टाइम लगता है, तो कंपनीज के लिए 6 महीने हैं। वो कोई कंपनी लॉ में शायद आपने पढ़ा हो, 3.5-4 महीने तो कोई ऑडिट शॉडिट और वो उसी में लग जाते हैं, तो फिर 6 महीने हैं कंपनीज के लिए। क्लियर? अच्छा, अभी नोट नहीं करना, उसी तरह बनवाओ। स्पेशल ईयर हो सकते हैं, ये तो मैंने नॉर्मल की बात करी ना, स्पेशल ईयर भी तो हो सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा यार, एक कंपनी कहती है कि मेरा ईयर एंड, ये 31 मार्च की डेट है ना, 31 मार्च की डेट है ना। एक कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड 31 मार्च है, मैं कब आऊं? ठीक है, तुम भी इसी दिन आ जाओ, तुम भी इसी दिन आ जाओ, कोई मसला नहीं। ब्लैक मार्कर ही मैं यूज कर लेता हूं। ठीक है, एक कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर, मैं कब आऊं? लॉ में करने का नहीं, तू थोड़ा जल्दी आ जा, तू 30 सितंबर को ही आ जा, तू 30 सितंबर को ही आ जा। एक कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड है 30 सितंबर, ये 31 जुलाई, जो मर्जी है, तू भी 30 सितंबर को ही आ जा। हमने कहा क्या लॉजिक, कोई सेंस लॉ में करने का? हाँ, जुलाई से दिसंबर, जुलाई से जून, जुलाई से जून होता है नॉर्मल साल, सादा बोलो बोलो, जुलाई से जून होता है नॉर्मल साल। इसको ब्रेक करो 2 हिस्सों में, इसको ब्रेक करो 2 हिस्सों में। ये वाला हिस्सा पहला स्लॉट और ये वाला हिस्सा दूसरा स्लॉट। कहते हैं इसको ब्रेक करो 2 हिस्सों में, 6-6 महीने के सेट बना दो। अगर आखिरी वाले 6 महीने, याद रखना आखिरी वाले 6 महीने जनवरी से जून होते हैं, क्योंकि कैलेंडर ईयर से हमें कोई कंसर्न नहीं है। अगर आखिरी वाले 6 महीने हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लो, और अगर जल्दी आपका ईयर एंड हो रहा है तो थोड़ा जल्दी आ जाओ मेरे पास। अगर आपका जनवरी से जून में साल खत्म हो रहा है, दिसंबर तक आ जाओ, चलो खैर है। लेकिन अगर आपका ईयर ही जरा जल्दी एंड हो रहा है, पहले 6 महीने में आप साल सूल एंड करके फारग हो चुके हो, तो फिर मुझे क्या वेट कराना है, मेरे पास भी जरा जल्दी आ जाओ 30 सितंबर तक। तो कंपनीज के लिए थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। अगर जुलाई से दिसंबर में हमारा साल खत्म हो रहा है तो फिर हमने ऐसा करना है सितंबर में आ जाना है, और अगर जनवरी से जून में हमारा साल खत्म हो रहा है तो मैंने 31 दिसंबर को आ जाना है। देखो डायग्राम इसी तरह बनी हुई है।
ये ना पेज 314 के टॉप पे बनी हुई है, 314 के टॉप पे। अगर जून में हो रहा है तो 31 दिसंबर तक आ जाओ, और अगर मार्च में हो रहा है तो भी 31। अगर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई कभी भी हो रहा है साल खत्म, तो 30 सितंबर को। यार ये देखना जरा, इस तरह शायद ज्यादा बेहतर समझ आए। इन लोगों ने कब आने, फायदा हो गया हाइलाइटर का। इन लोगों ने कब आने, 31 दिसंबर को। अगर आप जुलाई से दिसंबर में गिर रहे हैं तो फिर आप जल्दी आ जाएं, और अगर जनवरी से जून में गिर रहे हैं तो फिर आप कंपनी है तो रिटर्न लेट भी जमा करा दें तो खैर है, 31 दिसंबर तक आ जाए। ठीक है जी। तो अब अगर आपके पास अगर 2 कलर के हाईलाइटर या 2 कलर की बॉल पॉइंट्स हैं तो 6-6 महीने ये अलग कर लो। अच्छा यार, मैंने एक ये सेल्फ टेस्ट बनाया हुआ है अगले सफ़े पे, नई किताबों में ही होगा ऑब्वियसली। सेल्फ टेस्ट बनाया हुआ है अगले सफ़े पे, इसे फिल करो। अगले सफ़ा भाई, पेज 315। ये थोड़ा सा मैं करा देता हूं, इधर देखो। मिस्टर ए है, 30 जून 13 को इसका साल एंड हो रहा है। 30 जून 20 को होता तो 30 सितंबर 20 को आना था, 30 जून 13 को हो रहा है तो 30 सितंबर 20 को आ जाएगा, 30 सितंबर 13 को आ जाएगा, सॉरी। तो 3 महीने के अंदर अंदर ये आ जाए बेचारा। अच्छा ये इधर देखो, मिस्टर ए टैक्स ईयर एंड्स ऑन 30 जून, तो रिटर्न कब फाइल करेगा, 30/9/13 को। कंपनी एक्स टैक्स ईयर एंड ऑन 30 जून 13, कंपनी जून जून जून, जनवरी से जून वाले स्लॉट में गिर रही है तो 30 जून है नॉर्मल वाला, तो 30 जून वालों ने कब आना है, 31/12 को। तो 31, बोलो बोलो बोलो, 31/12/13। अगले खुद फिल आउट करते हो, अगले खुद फिल आउट करो, चलो टाइम ले लो। क्लियर? जी यार आप इधर ही रहो। आप लोग ना जिस तरह भी सोच रहे हो, मुझे उस तरह आपको पता नहीं चलाना चाहिए या नहीं। मैं जिस तरह चला रहा हूँ जरा उस तरह चलने की कोशिश करना। जिस तरह आपकी सोच चल रही थी उस तरह ना चलाना, जिस तरह मैं चला रहा हूँ जरा उस तरह चलना। मेरा सवाल आपसे ना हर एक में ये हुआ करेगा, बताओ वो डायग्राम नहीं देखनी आपने, इसलिए मैंने कैमरा भी उधर नहीं किया हुआ। बताओ इस तारीख के बाद कौन सा जून आना है, मेरा सवाल आपसे बस ये हुआ करेगा। यार 31 मार्च 16 है तो किसी बच्चे से भी पूछो तो इसके बाद कौन सा जून आना है, किसी चलते चलते बच्चे से पूछो इसके बाद कौन सा जून आना है, 30 जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने फौरन 30 जून 16 आना है। बस 1 2 3 4 4 5 जितनी आगे सवाल है ना, सब में मैंने आपसे यही पूछना है। चलते चलते मैं आपसे पूछूं यार 31 मार्च 16 है आज, बताओ यार कौन सा 30 जून आना है, 30 जून 16 आना है ना, तो इसको 30 जून 16 के बाद 3 महीने गिन लो, 30 सितंबर 13 बस।
तो 30 सितंबर 16 30 सितंबर 16 क्लियर। अच्छा 31 12 17 है, तो 31 12 17 के बाद जरा बताओ कौन सा 30 जून आने, 30 जून 18। अभी ना टैक्स ईयर उन चक्रों से बाहर निकल आओ, छोड़ो परे, बस जिस तरह मैं चला रहा हूँ शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। 31 12 17 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून 18 आ रहा है। 30 जून 18 के बाद वो 3 महीने दे दो, वो जो सितंबर तक वाले हैं, तो क्या बन गया 30 सितंबर 18। गलत तो नहीं लिखा था, अभी तक सही चल रहा है। अच्छा एक बंदा कहता है 30 सितंबर 10 मेरा ईयर एंड है, सारी बातें छोड़ो यार, इसके बाद कौन सा जून आ रहा है, मैं हर जगह यही पूछ रहा हूं ना, इससे पहले नहीं, इसके बाद कौन सा जून आ रहा है। वो 2010 का साल खत्म हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर गुजर के 30 जून 11 आएगा। 30 जून 11 के बाद 3 महीने कौन से बनेंगे, 30 जून 11 के बाद 30 सितंबर 11। क्लियर हो गया, 4/4 नंबर आ गए। अब अगर ये वाले 4 सही हो गए तो 8/8 नंबर। अभी तक जरा मेरी हेल्प करनी है। 31 मार्च 31, ये तो नॉर्मल वाला तो बड़ा सादा होता है ना, 30 जून 13 के बाद 3 महीने और कंपनीज को 30 जून 13 के बाद 6 महीने। नॉर्मल वाला तो सादा सा है ना, ये तो नॉर्मल टैक्स ईयर है, इनमें तो कोई कमाल नहीं। इधर आओ, ये स्पेशल ईयर है शायद इसका, एंड इसलिए हो रहा है 31 मार्च 16 को। एक कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को। जरा सोचो 31 मार्च 16 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है यार, 30 जून 16। गुड। अगला सवाल मुझे बता दो, ये जो मार्च है ये ग्रीन वाले स्लॉट में गिरा है या स्काई ब्लू वाले स्लॉट में। अगर स्काई ब्लू वाले स्लॉट में गिरा है तो इन्होंने देर से साल खत्म हुआ है तो देर से रिटर्न जमा करानी है, इसलिए इनको दिसंबर में बुलाना है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, वापस आ जाओ दोबारा से। 31 मार्च 16, जरा नजर मारो इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, ऐसे आंखें बंद करके 31 मार्च 16 के बाद 30 जून 16 आ रहा है। तो 30 जून 16 आ रहा है तो ये तो मार्च वाले हैं, इसलिए 30 जून 16 के बाद दिसंबर जो आ रहा है, 30 जून 16 के बाद दिसंबर आ रहा है, 31 12 16 को बुलाना है। गलती हुई थी इसमें, मुझे लगता है तेरी गलत हो गया था, आप समझ आ गया। अच्छा 31 दिसंबर 17, पहले जरा नजर मारो चलते चलते ऐसे पैरों पे ना चलते चलते। 31 दिसंबर 17 कौन सा 30 जून आ रहा है 31 दिसंबर 17 के बाद, 30 जून 18 आ रहा है। अच्छा ये दिसंबर में इसका साल खत्म हुआ है, तो दिसंबर वालों को तो यार जल्दी बुलाना है, दिसंबर वालों को सितंबर में बुला लेना है। तो अब आओ दोबारा से उसी तरह रीथिंक प्रोसेस। 31 दिसंबर 17 एक कंपनी कहती है मेरा साल एंड हुआ है। 31 दिसंबर के बाद 30 जून कौन सा आ रहा है, वो तो हमेशा सोचा करना है। 30 जून 18, 30 जून 18 के बाद कितने महीने दे दें, 30 जून 18 के बाद ये दिसंबर वाला है। ये स्टोरी डिफरेंट है मार्च की, दिसंबर और सितंबर की स्टोरी जरा डिफरेंट है। ये दिसंबर वाले हैं इसलिए इनको जल्दी बुला लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या, 30 जून पे जाम मारें। अगला स्टेप क्या, 30 जून के बाद वाले 30 सितंबर पे जाम मारें या 31 दिसंबर पे जाम मार दें। देखो देखो इधर दिसंबर है ना, तो पहली जाम पे इधर मारें फिर इधर मार दें। सॉरी दिसंबर है, पहली जाम पे इधर मारें और फिर सोचें इसके बाद कौन सा 30 सितंबर आ रहा है। बताओ जी 31 दिसंबर 17 है, तो बताओ इसके फौरन बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, 18। 30 जून 18 है, तो ये दिसंबर के स्लॉट वाले हैं, पहले 6 महीने वाले हैं, इसलिए इनको जल्दी बुला लें सितंबर में। तो बोलो क्या बना, 30 सितंबर 18। इधर आ जाओ, 30 सितंबर 10। इसके बाद 30 जून कौन सा आ रहा है, 30 जून 10 नहीं आएगा, वो तो 3 महीने पहले आया है। कौन सा 30 जून आ रहा है, 30 जून 11 आ रहा है। 30 जून 11 आ रहा है, ये सितंबर वाले हैं, ये आपके ग्रीन स्लॉट वाले हैं। ये तो स्काई ब्लू वाला था ना, ये जो मार्च था और जून, ये स्काई ब्लू वाला था, और ये
आई होप आप बात समझ आ गई होगी। 30 सितंबर के बाद जंप मारो, पहले एक जंप मारनी है, जंप नंबर 1। कंपनी में ना 2 दफा जरा जंप मारनी पड़ती है, इंडिविजुअल में तो आसान आसान सा सिनेरियो था। तो इधर बताओ 30 सितंबर के बाद 30 जून 2011, 30 जून 2011 में, हाँ इसको 30 सितंबर में बुलाना है, दिसंबर में लेट नहीं बुलाना, इसको जल्दी बुलाना है। क्या बन गई? कितने सही थे आपके? एक ये वाला गलत था बस। चलो जी, ये सेल्फ टेस्ट भी आपको ओवर हुआ। अब आई होप ये काफी होगी इसकी डिस्कशन। अब आ जाओ आप सेक्शन 118 पे, पेज 313। सबसेक्शन 2 पढ़ो। अ कंपनी विल फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम एज फॉलोज। अगर आप जनवरी से जून में हो, यानी साल आपका लेट खत्म हो रहा है जनवरी से जून, तो फिर आप 31 दिसंबर तक आ जाओ, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। और अगर आपका साल पे 313 का एंड, दोबारा पढ़ लो। अ कंपनी विल फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम एज फॉलोज। अगर आप जनवरी से जून में गिर रहे हो तो बोलो 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 31 दिसंबर तक आ जाओ। और अगर आप जुलाई से दिसंबर में गिर रहे हो तो फिर आपका साल भी जल्दी खत्म हो गया, इसलिए आप कब आ जाओ? ऑन और बिफोर 30 सितंबर। इधर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर और इधर ऑन और बिफोर 30 सितंबर। यार ये एक लाइन है उधर इंडिविजुअल में भी लिखी थी, नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर। ये पता है क्यों है? इस लाइन का मतलब समझ लो, एंड ऑफ टैक्स ईयर के बाद नेक्स्ट फॉलोइंग, ये थोड़ी सी टेक्निकल लाइन थी। एंड ऑफ टैक्स ईयर के नेक्स्ट फॉलोइंग, एंड ऑफ टैक्स ईयर से मुराद यहां नॉर्मल टैक्स ईयर है वैसे, एंड ऑफ टैक्स ईयर के बाद नेक्स्ट फॉलोइंग। ओके, सबसेक्शन 1 तो पढ़ाने की जरूरत नहीं। A return of income, a wealth statement and a foreign income and asset statement shall be furnished in the prescribed manner. मैनर लॉ ने दिया ही नहीं हमें, सिलेबस में कोई नहीं है इसका मैनर तरीका वगैरह कोई। बस चलो टाइम लिमिट्स देख लेते हैं। पॉइंट 2 वाली टाइम लिमिट किसके लिए थी जी? कंपनीज के लिए। और पॉइंट 3 वाली, एक पॉइंट इसमें रह गया यार, एक पॉइंट इसमें रह गया। नहीं, इसी में रह गया एक पॉइंट। ये जो सैलरी वाले हैं ना, सैलरी वाले सैलरी कमाते हैं, इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं ना, वो तो कंपनीज नहीं हो सकती। सैलरी वालों के लिए ना आजकल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराना जरूरी हो गया हुआ है। ये थोड़ी सी हुकूमत ने जरा कंपल्शन लगा दी है, सैलरी वाले ना रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराएं। तो इस वजह से ना इनको अलग से इसने एम्फसाइज करने के लिए यहां लिख दी है, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी अलग से लिखने की, क्योंकि रूल तो यही था, तो फिर अलग से लिखने की जरूरत क्यों थी? एम्फेसिस देने के लिए। रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, ई पोर्टल वेबसाइट इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल। तो जो सैलरी अच्छी खासी कमा रहे हैं उनको हुकूमत ने कहा यार आप अपनी इलेक्ट्रॉनिकली जमा करा दिया करो रिटर्न। तो इन्होंने भी फिर कब तक आने, वो सारे इंडिविजुअल ने भी 30 ऐसी टाइम आया कि अलाउ में करने। और ये बात ना इसने एम्फेसिस के लिए इधर लिख दी है, सैलरी वालों के लिए खास बात लिखी है। अ पर्सन हु अर्न्स सैलरी इनकम विल फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, तुम्हारे लिए बाइंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराना, along with the proof of payment of tax। ये आमतौर पे तो एम्प्लॉयर नहीं काटा होता ना डिडक्शन, अगर कोई कम काटा हुआ है तो आप फिर बाकी जमा करा दें। और यार वो तो आपने पता है कि हर रिटर्न, जिसने भी रिटर्न जमा करानी है उसने साथ वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है। तो इसलिए सैलरी इनकम वाला इसने वेल्थ स्टेटमेंट तो जमा करानी है। सैलरी वो तो जिसकी भी 4 लाख से ऊपर इनकम है आपको पता है, उसने तो रिटर्न भी जमा करानी है और साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी है। शैल फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड ऑफ फॉरेन इनकम, एंड ये तब होगी जब ये पाकिस्तान में शायद सैलरी कमा रहा है और बाहर के मुल्क में इसके कोई लाख डॉलर से ऊपर के एसेट्स पड़े हुए हैं। द बोर्ड में अमेंड द अबव कंडीशन। काट दो इस लाइन को, ये लाइन ऐसी ही होती है एंड पे, जब मैं कटवाऊं तब काटनी है, खुद नहीं सोचना ये ऐसे ही है।
अच्छा जी, सैलरी वालों ने 3 काम क्या करने हैं यार? ये 3 काम में से एक काम इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 काम तो हमने पिछले सफों पे पढ़ लिए हुए हैं। सैलरी वाले ने 3 काम क्या करने हैं? सैलरी वाला जो सैलरी कमा रहा है, नंबर 1 रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराएगा, ये हमें नई बात पता चली। बाकी सैलरी वाला क्या, बिजनेस वाले ने भी, कैपिटल गेन वाले ने भी, सबने ही वेस्ट स्टेटमेंट जमा करानी होती है जिनकी साल की इनकम 4 लाख से ज्यादा है। बल्कि साल की इनकम 4 लाख से ना भी ज्यादा हो तो नीचे वाली कैटेगरीज थी जिन्होंने रिटर्न जमा करानी थी, सीए वगैरह, उन्होंने भी फिर वेस्ट स्टेटमेंट तो जमा करानी है। वेस्ट स्टेटमेंट तो हर उस बंदे ने जमा करानी है जिसने रिटर्न जमा करानी है। तो ये एम्फेसिस के लिए दोबारा लिख रहा है, शैल फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, तभी जब होंगे फॉरेन एसेट्स, वरना तो नहीं। अच्छा, सबसेक्शन 3, यार वो जो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा था उसने कब रिटर्न जमा करानी है? उसके लिए लॉ मेकर कहता है मुझे नहीं पता कब बिजनेस डिसकंटिन्यू करे, उसको साल के बीच में याद आ जाता है। अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड फॉर डिसकंटिन्यूड बिजनेस shall be furnished by the due date specified in the notice, आगे लिखो given by commissioner, notice given by commissioner। तो कमिश्नर जो नोटिस में कहेगा फलां डेट तक आ जाओ, तो वो उसी डेट तक फिर जाके रिटर्न जमा करा देगा। इसमें क्यों नहीं कोई डेट दी जा सकती? क्योंकि बिजनेस कभी भी एंड कर सकता है वो। A return required to be furnished for discontinued business shall be furnished by due date specified in the notice given by commissioner। अच्छा जी, आगे आओ, सबसेक्शन 6। यार ये क्या लिखा हुआ है? Where a taxpayer is not born on national tax number register, जिसके पास एनटीएन नंबर नहीं है। यार एक बच्चा नया आया कॉलेज में, पहली दफा एडमिशन लेने एएफसी में, अब उसके पास कॉलेज का रोल नंबर नहीं है। एक बंदा आई कैप में पहली दफा गया है पता करने के लिए कि सीए होता क्या है, तो उसके पास आई कैप का सीआरएन नहीं है। तो मैं पहली दफा गया हूं टैक्स जमा कराने, तो मेरे पास एनटीएन नंबर नहीं है, तो जिंदगी में जब पहली रिटर्न जमा करानी है ना, वो इनवैलिड होगी अगर उसके साथ एनटीएन की एप्लीकेशन जमा ना कराएं कि मुझे एनटीएन नंबर अलॉट करो। ये बस लिखा हुआ है इस पॉइंट पे कि कहते हैं जिंदगी में जो बंदा पहली दफा रिटर्न जमा कराने जा रहा है, हम उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखे, आई एम फर्स्ट टाइम गोइंग टू फर्निश द रिटर्न, सो प्लीज गिव मी नेशनल टैक्स नंबर, और नीचे रिटर्न अटैच कर दे, रिटर्न अटैच कर दे। फिर हम उसको खुद ही कंप्यूटर के जरिए बता देंगे आपका नेशनल टैक्स नंबर क्या है। वेयर अ टैक्सपेयर इज नॉट बोर्न ऑन एनटीएन, ये कौन होगा? जो पहली दफा रिटर्न जमा कराने जा रहे हैं। Where a taxpayer is not born on NTN and fails to file application for NTN with return, जब रिटर्न जमा कराने जाओ साथ ही NTN की एप्लीकेशन दे दो, such return shall not be treated as a return। तो उसकी रिटर्न ही नहीं समझी जाएगी। तो उर्दू में लिख लो, जो बंदा पहली दफा रिटर्न जमा कराने जाए वो साथ NTN की एप्लीकेशन दे दे। क्योंकि इस लाइन का मतलब कुछ बच्चे बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछते हैं, इसलिए उर्दू में सारे मतलब लिख लें। जो बंदा पहली दफा रिटर्न जमा करवाने जाए तो क्या लिखना है आगे? वो साथ एनटीएन की एप्लीकेशन भी दे दे। चलें जी आगे। अच्छा यार, ये सेक्शन 119 से बड़ा आसान सा, इसको आप इंजॉय करोगे। इधर देखो,
मैं 30 सितंबर तक रिटर्न जमा नहीं करा सका, तो मुझे इजाजत मिल सकती है कि मैं थोड़ा लेट चला जाऊं रिटर्न जमा कराने। अब ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर ये सेक्शन देगा, एक जेन्युइन सी रीजन है, तो उसमें मोटी मोटी बातें जबानी है, वो मेरे से सुन लो। अभी कैमरा इधर ही रखना। अच्छा, 30 सितंबर को आपने रिटर्न जमा करवानी थी, तो आपको पता चल गया कि मैं 30 सितंबर को जमा नहीं करा सकता। आपको कब पता चल गया होगा? आपको तो 28-29 को ही पता चल गया होगा कि मेरा काम आउट हुआ हुआ है, मेरे से नहीं संभाला जाना। जब पेपर करीब आते हैं तो पता चल जाता है तैयारी होनी है या नहीं होनी इस दफा। तो 30 सितंबर को आपको 28-29 सितंबर को पता चल गया था कि यार मेरे हालात आउट हो गए, मैं नहीं रिटर्न जमा करा सकता। आपने क्या करना है, छोटे छोटे कुछ काम है, आपने कमिश्नर को बताना है यार मैं रिटर्न जमा नहीं करा सकता। पहली बात ये, कमिश्नर को रिक्वेस्ट करनी है। नंबर 2, रिक्वेस्ट कब करनी है? 2 अक्टूबर को जाके नहीं करनी, यार वो मैं रिटर्न जमा नहीं कराने आया था, ये रिक्वेस्ट नहीं होती। 28, 29, 30 को चले जाना, मैक्सिमम 30 को चले जाना। 30 को जाके कह देना यार वो मैं ना आज रिटर्न जमा कराने नहीं आ सकता, मैं नहीं, मेरे से बन नहीं रही, मैं मसला हुआ है। लॉ मेकर कहते हैं नहीं नहीं पुत्र, सिर्फ 3 या 4 रीजन हैं तुम्हारी जो मैं एक्सेप्ट करूंगा, और कोई रीजन नहीं। या तो तुम पाकिस्तान से बाहर हो, या बीमार हो, या और कोई मसले हुए, मैं आपको बताता हूं। ये कोई ऐसी रीजन हैं आपकी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, वरना मैं आपकी रीजन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर एक्सेप्ट कर ली तो कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा, लेकिन सिर्फ 15 दिन की, ये याद रखना। 15 अक्टूबर लास्ट डेट होगी, और अगर कंपनी है तो 15 जनवरी, इधर अगर सिनेरियो है तो 15 जनवरी, तो 15 दिन आपको मिल जाएंगे, और इधर है तो फिर भी 15 अक्टूबर ही, तो 15 दिन आपको कमिश्नर दे देगा। जाओ रिलैक्स हो जाओ। ये सारी बातें, ये सेक्शन खत्म हुआ, ये 3-4 मोटी मोटी बातें। अब वो इंग्लिश में सारी बातें हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। सेक्शन 119, हेडिंग पढ़ लो यार, हेडिंग पढ़ लो, समझ आ जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यही होता है ना एक्सटेंशन का मतलब, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न और अ वेल्थ स्टेटमेंट। अच्छा, रिटर्न कौन सी वाली, चाहे 114 वाली, 117 वाली में भी कोई मसला है तो आप बता दें। आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो बता दें, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। 116 वाली वेल्थ स्टेटमेंट। A person required to furnish a return or a wealth statement may apply to commissioner for extension of time। पहली बात क्या करनी है जी, कमिश्नर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अप्लाई को बस अंडरलाइन कर लो, अप्लाई, जो बात मेन है सेक्शन में वो अप्लाई को बॉक्स लगा लो। पॉइंट 2, द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट, इसका मतलब बताओ, उस तारीख तक आपने एप्लीकेशन देनी है। आप जाओ, मैं वॉइस नोट बना देता हूं, शायद अभी आपको जरूरत ना पड़े। आपने किस तारीख तक करना है? बोलो 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 जी, बोलो, आपने किस तारीख तक बताना है? द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स। अबव डॉक्यूमेंट्स कब तक जमा कराने होते हैं? 30 सितंबर तक या 31 दिसंबर तक। पॉइंट 3, यार क्या वजह बन सकती है कि वो रिटर्न लेट जमा करा रहा है? क्या वजह बन सकती है? अब मेरे व्हाइट बोर्ड को यूज नहीं करना, ठीक है, आप सुनते रहो। सबसेक्शन 3, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, आप किसको एप्लीकेशन देंगे? कमिश्नर को। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, इफ कमिश्नर इज मुतमईन, अगर कमिश्नर मुतमईन है, that the applicant is unable to furnish the above mentioned documents by due date because of reasons, heading दे दो पॉइंट 3 की reasons। reasons बताओ यार क्या हो सकती हैं इस बंदे की? एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर। एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं हूं, 30 सितंबर को आने हूं, ओ कमिश्नर हाउ आर यू, आई एम इन अमेरिका।
कमिश्नर ने कहा तो है तो रशीद ही, जी जी कमिश्नर मैं अमेरिका में बैठा हूँ इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता। ठीक है आप बता दें। सिकनेस, अस्सलाम वालेकुम कभी मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में मरने वाला, ठीक है आप बता दें फोन करके। और मिस एडवेंचर में, मैं एडवेंचर पे गया हूँ वहां मिस हो गया हूँ, मुझे नहीं पता किस चट्टान के नीचे हूँ, सिग्नल आ रहे हैं शुक्र है, और अदर मिस एडवेंचर और एनी अदर रीजनेबल कॉज। रीजनेबल कॉज में वही कि 30 सितंबर को शादी है, अब मैं रिटर्न में, हाँ एनी अदर रीजनेबल कॉज, इससे बड़ी रीजनेबल कॉज और क्या हो सकती है? इतनी तैयारी, इतनी 30 अब शादी तय हो गई है, घर वालों को मैंने कहा था रिटर्न जमा करानी है, उन्होंने कहा नहीं शादी, मैं कह रहा हूँ रिटर्न जमा कराने, वो करे शादी, अब मैं बताओ किधर जाऊं? कमिश्नर जा यार शादी करा ले पहले। रीजनेबल कॉज, यू हैव टू कन्विंस कमिश्नर, मेरे पेपर है रीजनेबल कॉज, मैं तो फलां काम कर रहा हूं, मैं कमाने भी लग गया हूं, लेकिन मेरे को पेपर भी रहते हैं अभी, मैं वो पेपर दे रहा, मेरी रीजनेबल कॉज है, सितंबर में ICAF के पेपर होते हैं, कैफ के, मैं पेपर दे रहा हूँ यार, बिजी हूँ, तो ठीक है रीजनेबल, लेकिन आपके पास दिन फिर 15 ही है उसके बाद भी, 15 अक्टूबर तक आपको टाइम मिल जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। तो रीजनेबल कॉज तो मैंने ऐसी 1-2 मिसालें दी हैं यार, वो तो जजमेंटल है ना, वो असल में आपको कमिश्नर को कन्विंस करना पड़ेगा। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन इफ कमिश्नर इज मुतमईन, कमिश्नर को सेटिस्फाई कर दो कि कॉज रीजनेबल है, द कमिश्नर मे ग्रांट द एप्लीकेशन एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम, फिर कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा, ठीक है यार आप रिटर्न लेट जमा करा दो, कोई नहीं है भाइयों अपने। सबसेक्शन 4, सेक्शन 4, an extension should not exceed 15 days from the due date। क्या मतलब? यानी 15 अक्टूबर तक आपको इजाजत मिल जाएगी, या उस सिनेरियो में 15 जनवरी तक। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड, क्या मतलब? आप कमिश्नर को फिर दोबारा 15 अक्टूबर को फोन कर दो, यार मैं तो डॉक्टर हॉस्पिटल में अभी तक हूं, नहीं यकीन आ रहा पता करने आ जाओ। कमिश्नर ने कहा मैं आजकल तो अस्पतालों में जाने से डरा हूं, बट ठीक है यार तू उधर ही रह। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में भी, चल यार आराम से आ जाई, ये इसने कहा मैं अस्पताल से मुझे अभी जो है वो रिपोर्ट आई है क्या कहते हैं पॉजिटिव की, तो खैर है वो घर जा रहा हूँ, बेहतर हो गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी पॉजिटिव ही है मुझे कोरोना, तो मैं आपको मिलने आ रहा हूँ, मैं जरा रिटर्न भी लेके आ रहा हूँ। नहीं जान दे यार, रिटर्न छोड़। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में भी ग्रांटेड। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या करें, पूरी दुनिया रुकी हुई है। आगे चलें जी, अगली 2-3 लाइनें नहीं पढ़नी, चलो पढ़ लेते हैं पहले अगली 2-3 लाइनें डब्बे के नीचे। अच्छा यार, सबसेक्शन 4, आप कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर को जाके आपने रिक्वेस्ट की, या आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, चलो कि कमिश्नर मैं बीमार हूं और यार मैं नहीं आ सकता 30 सितंबर को, मुझे जरा 15 दिन की इजाजत दे दो। कमिश्नर ने आपके रिप्रेजेंटेटिव को खूब कांटे चुंटे मारे, मारते तो नहीं है, मजा मार के बिस्ती करके उसे भेजा, चल बीमार सर में दर्द होगी, बैठा होगा अपने दफ्तर, तुझे भेज दिए, ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। अब आप अल्लाह का करना है, उस दफा जेन्युइन बीमार थे, आप जेन्युइन बीमार थे, अब आप परेशान हैं। अब भाई कमिश्नर का एक बॉस होता है चीफ कमिश्नर, आप उससे जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, बस आप उससे जाकर रिक्वेस्ट करते हैं। where the commissioner has not granted the extension for furnishing return, where commissioner has not granted the extension for furnishing return, the chief, ये कमिश्नर का भी अबू होता है, the chief commissioner may on application made by taxpayer, आप ही को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी दोबारा, ग्रांट एक्सटेंशन, ग्रांट एक्सटेंशन। यहां बात रुकी नहीं है, आगे बात चलाते हैं। आपने एक्सटेंशन ले ली, अब एक और सिनेरियो सुनना, आपने एक्सटेंशन ले ली 15 दिन की, कमिश्नर ने दे भी दी, आप दोबारा गए कमिश्नर के पास, कमिश्नर 15 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन मेरी बीमारी बहुत ज्यादा है, देखो मेरे से चला भी नहीं जा रहा, ये व्हील चेयर पे तुम्हारे पास आया हूं मैं,
मैं रिटर्न अभी थोड़े दिन मुझे और दे दो, चल चल आराम से बैठा हुए लैपटॉप पे रिटर्न बनाओ। अब आप एक्सटेंशन लेने आए हैं, उसने एक्सटेंशन की इजाजत नहीं दी। एक्सटेंशन में आप फर्दर वाली के लिए आए हो ना, नॉर्मल एक्सटेंशन तो 15 दिन की थी, आप फर्दर के लिए आए हो, यानी वो जो था इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड, तो आप लॉन्गर टाइम के लिए अब आए हो ना। अब तो 15 दिन से भी आगे, 15 अक्टूबर वाले से आगे 16, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर तक आप रिक्वेस्ट करने आए हो। ऐसी सूरत में भी आप चीफ कमिश्नर के पास जा सकते हो, लेकिन वो चीफ कमिश्नर फर्दर 15 दिन की देगा, उससे ज्यादा की वो भी नहीं दे सकता। द चीफ कमिश्नर मे ऑन एप्लीकेशन मेड बाय टैक्सपेयर ग्रांट एक्सटेंशन, मे ऑन एप्लीकेशन ग्रांट एक्सटेंशन या मे ऑन एप्लीकेशन ग्रांट फर्दर एक्सटेंशन अप टू 15 दिन। लेकिन ये 15 दिन के साथ लिख लो अप टू फर्दर 15 दिन, ये वाले फर्दर 15 दिन होंगे। और अगर यार बहुत ही केस कोई गंभीर हो गया ना, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड, तो 15 जमा 15 से भी आगे लॉन्गर टाइम दे सकते हैं, वो तो इन एनी केस यहां लिखा हुआ है। वो बहुत ही कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे, फिर बाहर के मुल्क में आप हैं, फ्लाइटें वहां बंद हो गई हैं, कोई मसला हो गया, तो फर्दर एक्सटेंशन में बी ग्रांटेड। वो रीजंस मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, हमारे उसमें नहीं है, बस रीजन 2-3 ही है ऊपर। अच्छा यार इन बातों को ना अच्छी तरह याद करना है और मिक्सअप नहीं करना। देखना जरा, An extension should not exceed 15 days from due date. एक्सटेंशन लेनी किससे है? कमिश्नर से। कितने दिन के लिए? 15 अक्टूबर तक के लिए। और अगर कमिश्नर चाहे तो 15 अक्टूबर के बाद, यहां कोई नहीं, यहां लॉन्गर की कोई लिमिट नहीं लिखी हुई, तो कमिश्नर 2 दिन की एक्सटेंशन दे दे, 4 की दे दे, 10 की दे दे। पॉइंट 4 की पहली डेड लाइन पढ़ा हूं मैं। एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड 15 दिन फ्रॉम ड्यू डेट और इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड। ऊपर लिखो बाय कमिश्नर, सबसेक्शन 4 की पहली 2 लाइनें पढ़ो, नीचे वाले डब्बे में आ जाओ। वेयर द कमिश्नर हैज नॉट ग्रांटेड एन एक्सटेंशन, जहां कमिश्नर इजाजत दे ही नहीं रहा एक्सटेंशन की फॉर फर्निशिंग रिटर्न, चीफ कमिश्नर मे ऑन एप्लीकेशन मेड बाय टैक्सपेयर ग्रांट एक्सटेंशन। तो फिर 15 दिन वाली ओरिजिनल इजाजत किससे ले लो? चीफ से। और अगर दूसरी एक सिनेरियो की बात करूं कि आपने कमिश्नर से नॉर्मल वाली इजाजत ले ली थी और फर्दर लेने गए, वो नहीं मिली, तो फर्दर वाली भी किससे मिल सकती है? लेकिन चीफ कमिश्नर के लिए लिमिट है, वो 15 दिन की दे सकता है, लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वो ज्यादा अरसे की भी दे सकता है। यार एक बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट, कई दफा इजाजत मिल भी जाए ना तो लॉ मेकर को उस पर गुस्सा जरूर होता है बंदे पे, यार क्यों तूने इजाजत ली, पहले से प्लान करके तुझे चीजें चलना चाहिए था। ठीक है, एक मिसाल आपको देता हूं। आप जा रहे थे पेपर देने आई कैप का, रास्ते के अंदर था इशारा, आपने पुलिस वाले के से बात कर ली, इशारा देखते ही आपने कहा जी ये तो फलाना चौक है, तो 4 मिनट तो इशारा चलता है, सामने आपको सेकंड भी नजर आ रहे हैं, 4 मिनट इशारा चलता रहेगा। पुलिस वाला खड़ा था, आपने पुलिस वाले से कान में जाके कहा यार वो इशारा मुझे क्रॉस करने दे यार, तेरी मेहरबानी यार, पेपर का मसला है, आगे 9 बजे पेपर आई कैप में शुरू होना है मेरा, इशारा मुझे क्रॉस करने दे। पुलिस वाले ने कहा चल तुझे इजाजत दे देता हूं, कोई मसला नहीं, लेकिन पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया यार इसको इजाजत दे दी, सारे देख रहे हैं तो मसला है। पुलिस वाले ने कहा तुझे चौक में खड़े होके मैं जूता मारूंगा। आपने कहा यार एक्सेप्टेबल है यार, एक जूता पड़ जाए यार, मेरे 4 मिनट सेव हो जाए, और क्या चाहिए पेपर में। उसने वहीं पे आपको खड़े होकर चौक में सबके सामने जूता मारा और आप इशारा क्रॉस करके चले गए, ताकि लोगों के सामने रोल मॉडल लेके लोग, अब वो कहेगा कमिश्नर वो पुलिस वाले इजाजत तो तेरे से ही ली थी मैंने, उसने कहा इजाजत तो ली थी लेकिन तेरी हरकत तो कोई नहीं ना ये तेरी जो है, तो इसलिए थोड़ी बहुत सजा तो बनती है। इसलिए मोहतरम एक कॉन्सेप्ट जरा सुनना, एक सजा आपको स्टिल मिलेगी, असल में ना रिटर्न के साथ आप जमा कराते हैं टैक्स। तो 30 सितंबर को जो इमरान खान के खजाने में 4 मिलियन आपका टैक्स बनता था, अरबों में तो आपका करोड़ों में, अरबों में खरबों में आपका कारोबार है, 4 मिलियन आपका टैक्स बनता था। 4 मिलियन जो 30 सितंबर को इमरान खान के खजाने में जाना था वो 15 अक्टूबर को जाएगा। अब
15 दिन हुकूमत को नुकसान हुआ है, आपका टैक्स लेट पहुंचा है, माना कि आपकी जेन्युइन रीजन है, लेकिन 15 दिन टैक्स लेट पहुंचा है, एक छोटी सी सजा आपको मिलेगी। वो ये मिलेगी कि आपको ना 15 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ना हुकूमत को जमा कराना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट रेट हमारे सिलेबस में नहीं है, 15 दिन का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके हुकूमत को जमा कराना पड़ेगा। इफ अ पर्सन गेट्स एन एक्सटेंशन, अगर आपको इशारा क्रॉस करने की इजाजत मिल जाए, फिर भी जूता तो पड़ेगा। इफ अ पर्सन गेट्स एन एक्सटेंशन, जूता पड़ेगा। वो जो जुर्माना है ना 400 रुपया 300 रुपया, वो जो इशारा क्रॉस करने पे होता है, कितना अर्सा हो गया, नहीं थोड़ा होगा, थोड़ा है 200 रुपया, 200 रुपया वो जो जुर्माना है ना वो माफ हो जाएगा, बस जूती पड़ेगी एक। इफ अ पर्सन गेट्स एन एक्सटेंशन ही विल स्टिल बी लायबल टू पे द लेट पेमेंट इंटरेस्ट। डिफॉल्ट सरचार्ज का मतलब लिखो अंडरलाइन करके, लेट पेमेंट इंटरेस्ट। डिफॉल्ट सरचार्ज का क्या मतलब है? आपने लेट पेमेंट पे क्या जमा करवाना है हुकूमत को? इंटरेस्ट जमा करवाना है। ही विल स्टिल बी लायबल, आप लायबल होंगे टू पे द लेट पेमेंट का इंटरेस्ट। अच्छा यार, इसमें ये बताओ मुझे, एक बात आपसे मैं कर दूं, रिटर्न जो है ना लेट जमा कराने के असल में ना 2 जुर्माने होते हैं। एक जुर्माना होता है पेनल्टी, जैसे वो इशारे में नहीं मैंने बताया, असल में इशारा क्रॉस आपने किया, एक जुर्माना पेनल्टी था, वो आपको माफ कर दिया उसने। ऐसे रिटर्न जमा कराने की ना 2 सजाएं हैं। अब मैं क्या करूं, पूरी चीजें सिलेबस में है नहीं, थोड़ी सी पॉइंट 6 को समझाने के लिए बात करनी पड़ी है मुझे। रिटर्न जमा कराने की ना 2 सजाएं हैं। एक सजाए पेनल्टी देना, वो शायद कोई 40-50 हज़ार रुपये है, एक सजाए पेनल्टी देना, और एक सजाए लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा कराना। अब हुकूमत आपसे पेनल्टी नहीं मांगेगी, या आपको बुरा भला नहीं कहेंगे यार इसने लेट रिटर्न जमा कराई है, क्योंकि आपने इजाजत ले ली थी। हाँ, एक छोटी सी सजा है आपके लिए बाकी, वो क्या? आप लेट पेमेंट पे क्या जमा करवा दें? इंटरेस्ट जमा करवा दें। ठीक है, बाकी आपकी हो सकता है किसी चोर को हुकूमत कहे यार साल 2 तूने कैद रहना था, चल छोड़ परे, साल 2 की तेरी कैद खत्म, वो जो बंदों के पैसे हैं दे और जा बस। तो आपने लेट पेमेंट का इंटरेस्ट जमा कराना ही कराना है, आपको और कोई सजा नहीं मिलेगी। और सजाएं कौन सी हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इफ अ पर्सन गेट्स एक्सटेंशन he will still be liable to pay interest on late payment. लिख लो, जितने दिन हुकूमत के खजाने में लेट टैक्स गया उस पर आप इंटरेस्ट जमा कराएंगे, क्योंकि ये लाइन भी कुछ लोगों को ना समझ नहीं आती बाद में। जितने दिन हुकूमत के खजाने में लेट टैक्स गया उस पर आप इंटरेस्ट जमा कराएंगे। अच्छा, अब ये अलग अलग पॉइंट्स की हेडिंग्स क्या बनेगी? सबसेक्शन 1 की हेडिंग क्या बनेगी? एप्लीकेशन किसको देनी है? कमिश्नर को। सबसेक्शन 2 बाय व्हेन, एप्लीकेशन बाय व्हेन बताओ। अप्लाई ऐसे लिख लो, अप्लाई बाय व्हेन, कब तक अप्लाई कर दें? 30 सितंबर के बाद जाके बताएं या 30 सितंबर से पहले बता दें? से पहले बताना पड़ेगा। रीजंस क्या हैं? 3 है, एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, सिकनेस और मिसएडवेंचर, और एनी अदर रीजन। एनी अदर रीजनल कॉज आर ओपन है। पॉइंट 4 टाइम लिमिट। ठीक है, और सबसे 6 एक छोटी सी पेनल्टी बता रहा है, डिफॉल्ट सरचार्ज आपको जमा कराना पड़ेगा। क्लियर?
पास्ट पेपर में आओ। हाँ जी, क्वेश्चन 22। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स विच अ पर्सन शुड कंप्लाई विद ऑन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स विच अ पर्सन शुड कंप्लाई विद ऑन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस। सिर्फ 3 नंबर का, क्या लिख के आएंगे? जाके खोलो पेज नंबर बताओ। सिर्फ सबसेक्शन 1 और 2 लिख के आएंगे, 3 नहीं लिख के आना, क्योंकि क्या पूछा है? विच आ पर्सन, पर्सन को अंडरलाइन करो, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर क्या करे अगर डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है बिजनेस? यार ये देखो, वो ना कोई टैक्स ही रेंट दिया हुआ था और उसने फिर डेट्स मांगी हुई थी एक जगह पे। सवाल है, ये ट्राई करोगे? सवाल क्वेश्चन 18, कल कोई मसला है बता देना, हो जाएगा। कोई डेट्स वगैरह इसने बताई नहीं है, और इसने क्या पूछा हुआ है? आइडेंटिफाई द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, वो जो आज हमने सेल्फ टेस्ट किया है, खुद ट्राई करना जरा। इसके लिए कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 118 क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, क्वेश्चन 18 के ऊपर सेक्शन 118 आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है यार, मेरे ख्याल से आज कोई अभी 2-4 मिनट रहते थे, कल इंशाल्लाह वो कसर पूरी कर लेंगे। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 15 फिलहाल के लिए ख़त्म है। असेसमेंट अपील इंशाल्लाह जुलाई में करेंगे अब। तो रिटर्न्स का ये चैप्टर कल मैं आपको क्लास के शुरू में रिवाइज भी करवाऊंगा, सारा ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।